RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। धातु अधातु की पिछली वीडियो में हमने आपको तत्वों के, धातुओं के, स्पेशली खनिज और अयस्क के बारे में जानकारी दी थी। एक बार मैं आपको फिर से याद दिला दूं, पृथ्वी पर धातु जिस भी रूप में पाई जाती है उसी को खनिज कहा जाता है, और जिस खनिज से कम खर्च पर अधिक धातु प्राप्त की जाती है उसको अयस्क या ओर कहा जाता है, ORE, ओर। अब मैंने आपको कहा था कि कुछ अयस्कों को याद कीजिए। आपने पिछली वीडियो देखने के पश्चात कुछ धातुओं के मुख्य अयस्कों को याद किया होगा, और अगर याद नहीं किया तो आज हम पहले आपको कुछ प्रमुख धातुओं के कुछ अयस्कों के बारे में जानकारी देंगे, उसके बाद हम इससे आगे का टॉपिक लेकर चलेंगे। जो संयुक्त अवस्था में आपके अयस्क पाए जाते हैं वे आपके ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, सल्फेट और हैलाइड आदि रूपों में पाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम ऑक्साइड अयस्क में देखें तो एल्यूमिनियम, आयरन आदि के ऑक्साइड इसके अयस्क के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे बॉक्साइट Al2O3 इसका सूत्र होता है। हेमेटाइट लोहे का होता है, Fe2O3 ये लोहे का अयस्क होता है। इसी प्रकार से जिकाइट होता है, ZnO। आपका कैसीटेराइट होता है, SnO2 यानी टिन का ऑक्साइड के रूप में अयस्क। इसी प्रकार से सल्फाइड अयस्क के रूप में अगर देखें तो कॉपर पायराइट जो कि कॉपर धातु का अयस्क होता है, CuFeS2। आयरन पायराइट FeS2 यानी ये फिर से लोहे का। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इन ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, सल्फेट और आपका जो हैलाइड लवण है, इन हैलाइड अयस्कों को एक एक करके याद कर सकते हैं, जिसमें आपकी विभिन्न धातुएं दी हैं। जैसे कैल्शियम का लाइमस्टोन है, कैल्शियम कार्बोनेट। जिप्सम है, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, ये भी कैल्शियम का। तो आप इन धातुओं के अनुसार इनके विभिन्न प्रकार के अयस्कों को याद कर सकते हो। इन अयस्कों के पश्चात अगर हम अगले टॉपिक की बात करें तो वो आता है धातु का निष्कर्षण। निष्कर्ष करना, अलग करना, धातु का निष्कर्षण यानी एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्ट करना, अलग करना, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। जैसे कि आपको अभी बताया गया है कि अयस्कों से धातु प्राप्त की जाती है, तो अयस्क से, अयस्क जो पृथ्वी से प्राप्त किया जाता है, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के सभी प्रक्रमों को धातु का निष्कर्षण कहा जाता है। यानी अयस्क से धातु को अलग करना ही धातु निष्कर्षण कहलाता है। और इस निष्कर्षण के लिए जितने प्रक्रम प्रयुक्त किए जाते हैं उन सभी प्रक्रमों को धातु कर्म कहा जाता है, जिसको कहा जाता है मेटलर्जी। मेटलर्जी इसको कहा जाता है। धातु का निष्कर्षण और धातु क्रम दोनों हैं एक ही बात, बस इनको कहने का तरीका अलग अलग है। इसमें तो सभी प्रक्रम का प्रयोग किया जाएगा, और इसमें उस विधि का एक जो प्रोसेस होता है एक्चुअल में, उस प्रोसेस का जब नाम लिया जाता है तो उसे धातु का निष्कर्षण कह देते हैं। अगर इसकी परिभाषा आपको कॉपी में लिखनी पड़ जाए तो वो किस प्रकार से लिखते हैं? किसी अयस्क द्वारा विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रमों द्वारा शुद्ध धातु को प्राप्त करना ही धातु का निष्कर्षण कहलाता है, तथा इसके लिए जिन भौतिक और रासायनिक प्रक्रमों का प्रयोग किया जाता है उनका संयुग्मन, उनका संयुक्त रूप धातु क्रम कहलाता है। इसमें भाग लेने वाले कुछ प्रक्रम निम्न हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। सबसे पहले होता है अयस्क का पीसना। इसी क्रम में आपका धातु क्रम अपनाया जाता है, धातु का निष्कर्षण किया जाता है। जैसे ही अयस्क को पीसा जाता है उसके बाद उस अयस्क का सांद्रण किया जाता है। अब ये पीसना, सांद्रण, इन सभी स्टेप्स के बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक जानकारी देते रहेंगे लगातार वीडियो में। तीसरा आपका आता है अयस्क का, जो सांद्रित अयस्क हो चुका दूसरे स्टेप के बाद का अयस्क, उस अयस्क का ऑक्सीकरण तीसरा स्टेप होता है हमारा। ऑक्सीकरण के पश्चात चौथे स्टेप में आता है हमारा अयस्क का अपचयन, और यहाँ अपचयन करना ही धातु प्राप्त करना कहलाता है। और लास्ट स्टेप आपका पांचवा होता है धातु का शोधन, यानी जो धातु हमें प्राप्त हुई उसमें से अशुद्धियों को पृथक करना ही धातु का शोधन कहलाएगा। अब जो ये 5 स्टेप हैं, इन पांचों स्टेपों को एक साथ मिलाकर इसे धातु क्रम कहा जाता है या धातु निष्कर्षण कहा जाता है।
अब हम इन एक एक टॉपिक को लेकर चलते हैं। इनमें से सबसे पहले आपका आता है अयस्क का पीसना। वैसे मैं आपको दो बातें बता दूं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि अयस्क का अपचयन या धातु प्राप्त करना, वैसे तो ये चौथा स्टेप है, लेकिन आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ाई हुई है। विद्युत रासायनिक श्रेणी हाइड्रोजन को आधार मानकर बनाई गई थी। इससे ऊपर की धातुएं कहलाती हैं सक्रिय धातुएं और नीचे की धातुएं कहलाती हैं अक्रिय या कम क्रियाशील धातुएं। तो जो कम क्रियाशील धातुएं होती हैं, सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि, वे पृथ्वी पर मुक्त रूप में पाई जाती हैं, जैसे आपको पिछली वीडियो में भी बताया गया था। और ये मुक्त रूप में पाई जाने वाली धातुओं में इतना प्रोसेस नहीं होता, बस उनको तो सीधे सीधे रूप में पृथक ही कर लिया जाता है, उनमें से अशुद्धि मिट्टी वगैरह निकाल दी जाती है, तो केवल उनका तो शोधन किया जाता है। जबकि जो अधिक सक्रिय धातु हैं, अधिक क्रियाशील धातु हैं, उनको सीधे अपचयन द्वारा या विद्युत अपघटनी विधि द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम एक सारणी के द्वारा बात करें तो सक्रिय धातुओं को, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी थी, उसमें सबसे ऊपर जो स्थित धातुएं हैं लगभग एल्यूमिनियम तक, उनको पृथक किया जाता है विद्युत अपघटनी विधि द्वारा। उसके बाद एल्यूमिनियम से हाइड्रोजन तक की जो धातुएं हैं उनको प्राप्त किया जाता है अपचयन विधि द्वारा, कार्बन या किसी अन्य तत्व के द्वारा, पदार्थ के द्वारा अपचयन। और सबसे नीचे वाली धातु जैसे कॉपर आदि है, उनका निष्कर्षण का प्रोसेस अलग होता है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुसार अलग अलग क्रियाशीलता के आधार पर धातुओं की प्राप्ति भी अलग अलग प्रकार से की जा सकती है। तो अब लेकर चलते हैं सबसे पहला पॉइंट आपका अयस्क का पीसना। पीसना, क्रश करना, तोड़ देना, यानी जैसे आपने देखा होगा अनाज को पीसकर हम चून बना लेते हैं, मोटे मोटे दाने बारीक चून में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी प्रकार से पृथ्वी से प्राप्त अयस्क के बड़े बड़े टुकड़ों को हथौड़ों द्वारा या चक्की के मिल के द्वारा बारीक टुकड़ों में, बारीक पाउडर में बदलना ही अयस्क का पीसना कहलाता है। इसकी तो कोई अलग से परिभाषा आपकी नहीं है, बस इसी प्रकार से इसको लिख भी सकते हैं। अब दूसरा आता है आपका अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण धातु निष्कर्षण का एक सबसे महत्वपूर्ण पद है, सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है, जिसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब सांद्रण क्या होता है एक्चुअल में? देखिए, सांद्रता होती है मात्रा। अगर हम एक गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी डाल दें तो उसकी कुछ न कुछ मात्रा रहेगी, लेकिन अगर हम उसमें चीनी की मात्रा बढ़ाते हुए चले जाएं तो वो सांद्रता बढ़ती हुई बोली जाती है। किसी विलयन में, शरबत में चीनी की मात्रा अगर हम बढ़ा रहे हैं तो वो बोली जाती है सांद्रता। अगर हम पानी की मात्रा बढ़ा रहे हैं तो वो बोली जाती है तन्यता। तो मात्रा बढ़ाने का गुण सांद्रण कहलाता है। अब यहाँ पर सांद्रण एक्चुअल में बोला किस प्रकार से जाएगा, लिखेंगे आप लोग किस प्रकार, वो ऐसा होगा कि अयस्क में बारीक पिसे हुए अयस्क से अशुद्धि दूर करके, मिट्टी, बालू, रेत, कंकड़ आदि को दूर करके अयस्क को शुद्ध रूप में प्राप्त करना ही अयस्क का सांद्रण कहलाता है। यानी इसका सांद्रण से तात्पर्य हमारा फिर से क्या है कि जो हमारा अयस्क है उसमें शुद्ध अयस्क की मात्रा, केवल अयस्क की मात्रा को बढ़ाना ही हमारा अयस्क का सांद्रण कहलाता है। अब इसकी कुछ विधियां हैं जिनमें से हम यहाँ पर लेकर एक दो चलते हैं। सबसे पहली विधि अगर हम देखें इसमें तो वो आती है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल सेपरेशन मेथड। ग्रेविटेशन मतलब गुरुत्व के आधार पर, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसके आधार पर। अब ये गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का सबसे पहले हम सिद्धांत अगर लेकर चलें कि ये विधि किन पदार्थों के लिए प्रयुक्त की जाती है, आप सिद्धांत में लिख सकते हैं, यह विधि उन पदार्थों के लिए प्रयुक्त की जाती है जिनमें अशुद्धि हल्की हो, अशुद्धि हल्की हो तथा अयस्क भारी हो, अयस्क के कण भारी होते हैं। ऐसे पदार्थों के लिए गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का प्रयोग अयस्क का सांद्रण करने के लिए किया जाता है। एक्चुअल में होता क्या है, इसमें हम किसी एक इस प्रकार के तल पर बारीक पिसा हुआ अयस्क तो डालते हैं ऊपर से, यहाँ से बारीक पिसा हुआ अयस्क डालेंगे और यहाँ से जल को प्रवाहित कर दिया जाता है। ये हो जाएगा बहता हुआ जल। अब इस बहते हुए जल में जब हम यहाँ से अयस्क को डालेंगे, बारीक पिसा हुआ अयस्क डालेंगे, तो जैसे ये इस जल के ऊपर गिरेगा
तो चूंकि अयस्क के कण भारी हैं तो भारी कण तो यहाँ पर बैठते हुए चले जाएंगे, कुछ बहेंगे और कुछ यहाँ पर बैठ जाएंगे। लेकिन जब अशुद्धि हल्की है तो हल्की अशुद्धि यहाँ से बहते हुए अलग निकल जाती है। जैसे आपके घरों में अनाज को पीसने से पहले उसका शोधन क्या आता है, उसको धोया जाता है ताकि उसमें उपस्थित मिट्टी के पत्ते हैं, लकड़ी है आदि जो छोटे छोटे कण होते हैं वे सब बहते हुए जल में निकल जाएं, जल के साथ बह जाएं, जबकि भारी अनाज, सही शुद्ध अनाज नीचे बैठ जाता है। यह विधि ठीक उसी प्रकार की है। इसी विधि को कहते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, ग्रेविटेशनल सेपरेशन मेथड। जैसे आपको हमने पिछली वीडियो में बता ही दिया था कि जो अशुद्धि होती है उसे आधात्री या गैंग भी कहा जाता है। तो इसलिए आप लोग अशुद्ध के स्थान पर आधात्री या गैंग शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। अयस्क के सांद्रण की एक दूसरी विधि और आती है जिसको कहा जाता है चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि ये चैप्टर यहाँ पर आपका हाई स्कूल लेवल पर इन परिभाषाओं को भी मैं बहुत सूक्ष्म रूप में, छोटे रूप में बता रहा हूँ। यही टॉपिक्स आपके फिर से कक्षा 12 में आएंगे दोबारा से। तो कक्षा 12 में आपको इन्हीं टॉपिक्स को कुछ विस्तार पूर्वक पढ़ना पड़ेगा। तो जो हमने कक्षा 12 की वीडियो अपलोड की हुई है उनमें ये आपके विस्तार पूर्वक भी हैं। तो यहाँ पर हम तो केवल आपको हाई स्कूल के लिए लेकर चल रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स, अगर कोई 12th का स्टूडेंट इसको देख रहा है तो वो कक्षा 12 की वीडियो में आपको मिलेगा इनका विस्तार पूर्वक वर्णन। लेकिन फिलहाल की जो वीडियो है ये कक्षा 10 के लिए ही है। हमने नाम में भी यही लिखा हुआ है कि कक्षा 10 के लिए है। तो अब यहाँ पर अगर हम चुंबकीय पृथक्करण विधि को लें तो इसका सबसे पहले हम सिद्धांत लेकर चलते हैं। इसका सिद्धांत क्या है भाई? चुंबक का गुण क्या होता है ये तो आप सभी को पता ही है। चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है, लोहे और उसके जैसे पदार्थों को। तो चुंबक का यहाँ पर क्या कार्य है कि चुंबक के द्वारा पृथक करने की विधि। अगर आपकी कोई सुई, ऑल पिन, लोहे की कोई चीज, कील वगैरह रेत में गिर गई तो आप क्या करोगे? क्या रेत को छानकर उससे अलग करोगे? उसमें समय ज्यादा लग जाएगा। सबसे बेहतर तरीका एक चुंबक लिया, रेत में घुमाया, कहीं ना कहीं से वो सुई, वो कील उस चुंबक से चिपक कर आपके पास आ जाएगी, आपको मिल जाएगी। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि में यह कहा जा सकता है, इसके सिद्धांत में यह विधि उन पदार्थों के लिए प्रयुक्त की जाती है जिनमें अयस्क, जो हमारा अयस्क है वो चुंबक के प्रति आकर्षित होता है, जबकि अशुद्धि, आधात्री, गैंग चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होता है। तो उन्हीं पदार्थों के लिए यह विधि प्रयुक्त की जाती है। इस विधि को हम लिखते कैसे हैं? पहले मैं आपको चित्र के साथ साथ समझा रहा हूं, उसी प्रकार से हम इसमें लिखते भी हैं। इस विधि में दो पहिए लिए जाते हैं जिनके ऊपर एक बेल्ट घूमती रहती है। इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे। इस विधि में दो पहिए लिए जाते हैं जिनमें एक पहिया आपका साधारण पहिया होता है, जबकि दूसरा पहिया आपका चुंबकीय पहिया होता है, चुंबक का बना हुआ पहिया होता है। इस बेल्ट पर बारीक पिसा हुआ अयस्क जब डाला जाता है अशुद्धि के साथ साथ, तो ये बारीक पिसा हुआ अयस्क बेल्ट के द्वारा चुंबकीय पहिए के संपर्क में आता है। चूंकि अशुद्धि इस चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होती तो वो तो सीधी की सीधी यहाँ पर आपकी एकत्र हो जाती है अशुद्धि, तो वह पृथक हो जाती है। जबकि लोहा या अयस्क चुंबक के द्वारा आकर्षित होने के कारण जहां पर ये बेल्ट अलग होती है वहां पर शुद्ध अयस्क नीचे एकत्र हो जाता है, अशुद्धि पृथक हो जाती है। तो यह विधि आपकी चुंबकीय पृथक्करण विधि कहलाती है। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं, आप किस प्रकार लिखोगे। ये चित्र उसके बाद बना सकते हैं कि जब बारीक पिसा, यहां पर आप लोग लिख सकते हो बारीक पिसा हुआ अयस्क, बारीक पिसा हुआ अयस्क, और इसके ऊपर आप लोग लिख सकते हो घूमती बेल्ट, घूमती पट्टी या घूमती बेल्ट। तो इसमें लिखेंगे आप किस प्रकार। सिद्धांत को तो मैंने आपको बता दिया, चलिए दोबारा से बता रहा हूं। सिद्धांत, यह विधि उन पदार्थों के लिए प्रयुक्त की जाती है जिनमें अयस्क तो चुंबक के द्वारा आकर्षित हो जाता है लेकिन अशुद्धि के कण चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होते। फिर नेक्स्ट लाइन में आप लोग अपने नोट्स बनाते हुए लिखोगे कि इस विधि में दो पहिए लिए जाते हैं जिनमें एक साधारण पहिया होता है तथा एक चुंबकीय पहिया होता है। जब बारीक पिसा हुआ अयस्क इस घूमती हुई बेल्ट पर डाला जाता है
तो वह चुंबकीय पहिए के संपर्क में आने पर अशुद्धि अलग हो जाती है, जबकि चुंबकीय अयस्क चुंबकीय पदार्थ पृथक हो जाता है। इस विधि को ही चुंबकीय पृथक्करण विधि कहा जाता है। तो आज की वीडियो में हमने आपको अयस्क के सांद्रण की दो विधियां बताई, एक तो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि और एक चुंबकीय पृथक्करण विधि, और उम्मीद करते हैं कि दोनों विधियों को आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। अब आपका एक काम करना है कि अपनी बुक से या नेट से कहीं से भी आप ये चुंबकीय पदार्थ 4-5 चुंबकीय पदार्थ को छांटिए। जैसे कि मैंने लोहा और निकिल 2 बता दिया, आप 2 को और छांट लीजिए। ऐसे कौन कौन से पदार्थ होते हैं जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। तो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से भी आ सकता है कि लोहे के अयस्क को शुद्ध करने के लिए आप किस विधि का प्रयोग करोगे, उसका वर्णन कीजिए। जैसे पिछले वाला था, लोहा पानी से भारी होता है, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसके मुकाबले लोहे के लिए हम चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। तो आप इस बात को देखिए कि गुरुत्वीय पृथक्करण हम किस किस अयस्क के लिए प्रयोग कर सकते हैं और चुंबकीय पृथक्करण विधि किस किस अयस्क के लिए प्रयोग की जा सकती है। अब अगली वीडियो में हम आपके लिए इसका एक थर्ड पार्ट और जो अयस्क का सान है, इसकी एक तीसरी विधि फेन प्लवन विधि, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको लेकर आएंगे। तो आज की वीडियो के लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।